नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड का भाव 10 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। मतलब ये कि 10 महीने में ये सोने का सबसे सस्ता भाव है। 44,700 वायदा बाजार में गोल्ड का भाव और करीब 300 रुपये की गिरावट है और रिकॉर्ड स्तरों से 11,500 रुपये तक दाम गिर गए हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, हिमांशु गुप्ता हैं और साथ ही सुनंद सुब्रमण्यम है चॉइस ब्रोकिंग के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। हिमांशु जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि गोल्ड में क्या अभी और कमजोरी बाकी है? क्या 44,000 तक भी भाव आ सकता है या उससे नीचे भी आने की संभावना आपको दिख रही है? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, करंट अगर फंडामेंटल्स न्यूज़ फ्लो देखें मृत्युंजय जी, तो जिस तरह से बॉन्ड यील्ड्स यूएस में बढ़ते हुए नजर आ रही हैं, वो यहाँ पर गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है और उसके चलते हमने देखा है कि गोल्ड की कीमतों में एक भारी गिरावट बनते हुए नजर आई है। लेकिन साथ साथ मृत्युंजय जी, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऊपरी लेवल से एक बहुत अच्छी खासी करेक्शन गोल्ड की कीमतों में देखने को मिली है और अगर डॉलर इंडेक्स में किसी वजह से यहाँ पर रिबाउंड देखने को मिलता है तो उसका फर्क यहाँ पर यूएसडी आईएनआर में भी देखने को मिल सकता है। तो इंटरनेशनल गोल्ड की कीमतों में गिरावट के बावजूद भी भारतीय बाजारों में लोअर लेवल्स पर एक सपोर्ट निकलते हुए देखने को मिल सकती है। अब अगर लेवल्स की बात की जाए मृत्युंजय जी, तो मेरा मानना है कि 44,600 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है नियर टर्म के लिए। जब तक 44,600 का लेवल यहाँ पर भारतीय बाजारों में होल्ड करते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक रिबाउंड, एक ट्रेडिंग बाउंस देखने को मिल सकता है, जहाँ के 45,000 45,200 तक एक उछाल बनते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर $1705 इंटरनेशनल मार्केट्स में और 44,600 का भाव भारतीय बाजारों में टूटता है तो मुझे लगता है कि अगला सपोर्ट 44,200 और 44,000 के लेवल तो देखने को मिल सकता है और वहां तक की भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर एक जो स्ट्रैटेजी रहेगी, जो सुझाव रहेगा, वो ये रहेगा कि अगर आप एक इंट्राडे बाउंस के लिए कोई भी तेजी की पोजीशन बनाएं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ उसमें ट्रेड करें और अभी फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही ट्रेंड जो है वो कमजोरी की तरफ है, तो बड़ी पोजीशन और बिना स्टॉप लॉस की ट्रेड ना करें। ठीक है, ओके, ये राय आपकी गोल्ड के ऊपर है। चांदी के ऊपर सुनंद, आपका व्यू क्या है? चांदी में आज शाम के कारोबार के लिए किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं और क्या करना चाहिए चांदी में? देखिए, अगर चांदी की करें तो चांदी में भी मेरी बिकवाली की सलाह रहेगी कि मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, काफी अच्छा प्रेशर देखने को मिला है। गोल्ड के साथ साथ काफी अच्छा करेक्शन की वजह से अभी 66,000 का जो करंट लेवल है वहां भी काफी अच्छा एंट्री लेवल मुझे दिखाई दे रहा है। नियर टर्म अगर आज की ट्रेडिंग की पर्सपेक्टिव में बात करूँ तो 65,600 के लेवल तक में नीचे के स्तरों पे मैं देख सकता हूँ। स्टॉप लॉस अगर आप रखते हैं 66,200 के लेवल्स पे रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म अगर बात करूँ तो 65,000 के लेवल्स पे भी हम आने वाले एक हफ्ते के अंदर में भी देख सकते हैं। काफी अच्छा प्रेशर दिखाई दे रहा है क्योंकि काफी ईटीएफ इन्वेस्टमेंट्स में भी गिरावट देखने को मिली थी, जिसकी वजह से काफी अच्छा प्रेशर है। दूसरी बात कहे तो बेस मेटल मार्केट्स में जो प्रेशर आज हम लोगों को देखने को मिला था एमसीएक्स में भी और एलएमई मार्केट्स में, उसके वजह से कहीं ना कहीं सिल्वर को भी काफी दबाव देखने को मिला है क्योंकि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल मार्केट्स का भी एक कंसर्न के वजह से काफी प्रेशर देख सकते हैं। तो इस वजह से मार्केट में आने वाले दिनों में सेलिंग ही एक्सपेक्ट करना चाहिए सिल्वर में। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि चांदी में बिकवाली करके ही चलना फायदे का सौदा होगा। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है सुशील का, सूरतगढ़ से। पूछिए सुशील। सर नमस्कार मृत्युंजय जी। हेलो, नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल एक तो सोयाबीन पे जी जी, सुन रहा हूँ, पूछें। 1,080-90 रुपये हो सकता है? अच्छा, सोयाबीन बताइए सुनंद जी, सोयाबीन का आउटलुक आपको क्या लग रहा है? क्या प्राइस आप देख रहे हैं आगे? देखिए, बात अगर सोयाबीन की करें तो सोयाबीन में हालांकि अभी आज के दिन काफी करेक्शन देखने को मिला था कई दिनों के ट्रेंड अपसाइड मूवमेंट के बाद। मैं एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग कहना चाहूंगा।
हालांकि ये टाइम पे ब्राजील में हार्वेस्टिंग चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से ब्राजील का हार्वेस्टिंग चालू हो गया है। बट देन इस साल का जो क्रॉप क्वालिटी है अभी भी उसका चिंता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे मार्केट्स में थोड़ा क्वालिटी का भी टेंशन दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात कहें तो अर्जेंटीना में अभी भी ड्राइनेस है, जिसके वजह से वहां पे जो ईल्ड फैक्टर है वो काफी डैमेज हो सकता है। तो कल के दिन में भी शायद थोड़ा सा और करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो करीबन 100 पॉइंट और नीचे गिरावट देखने को मिल सकता है 4,900 के लेवल्स के आसपास। तो वहां तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेलिंग आएगा। करंटली अगर मार्च का जी, तो ओके, तो ये राय है आपकी, इस पर आप नज़र रखें। अगला कॉलर आ रहा है अमरावती से, पूछिए। हाँ नमस्ते जी। नमस्कार, पूछिए। मेरे को कॉटन सीड ऑयल केक में मार्च में 23 से ऊपर जाएगा क्या भाव? दोनों एक्सपर्ट की राय बताइए थोड़ा इसमें। अच्छा, कॉटन सीड, दोनों एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट तो हमारे ख्याल एग्री पर नहीं बोलते हैं, लेकिन सुनंद आपको बताएंगे। कॉटन सीड ऑयल केक पर सुनंद क्या आउटलुक है आपका, क्या प्राइस आगे आप देख रहे हैं? सुनंद, आपको आवाज आ रही है? हेलो, या बात अगर कॉटन सीड ऑयल केक कर रहे तो कॉटन सीड ऑयल केक में भी थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है मार्केट में। और फिलहाल तो थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड है। नियर टर्म की बात करूँ तो 2200 तक मैं नीचे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वहां पे अच्छा खरीदारी का मौका बनते हुए दिखाई दे रहा है। और वहां पे एक अच्छा खरीदारी का मौका बनते हुए देख सकते हैं। 2300 तक वापस एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर के अपसाइड पे। और स्टॉप लॉस अगर जो 2150 के लेवल्स पे रख सकते हैं, जिसकी वजह से खरीदारी करते हुए दिखाई दे सकता है मार्केट में। क्योंकि मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड अभी बुलिश है, क्योंकि कॉटन के स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम की वजह से इसके से कॉटन सीड ऑयल के में भी थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है। अगला सवाल है परविंदर सिंह का, गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए सिंह साहब। हाँ जी मृत्युंजय जी, ये कॉटन और ये अपना मस्टर्ड, इन दोनों का क्या व्यू है आगे? कितना मतलब इसमें करेक्शन आएगा, कैपेसिटी कितनी रहेगी, ये प्लीज बताइए। कॉटन और मस्टर्ड बताएं सुनंद। देखिए, बात अगर कॉटन की करें तो कॉटन का ओवरऑल ट्रेंड तो मैं बुलिश ही देखता हूँ। मेरे रिकमेंडेशन करंट लेवल्स पे जो है 22,000 के लेवल्स पे खरीदारी करके चलना सकते हो। 21,500 का स्टॉप लॉस रख के आप 23,000 का अपसाइड मूवमेंट रख सकते हो। सीसीआई के मुताबिक अभी और प्रोक्योरमेंट होने वाला है, जिसकी वजह से इंडिया से बाहर काफी अच्छा एक्सपोर्ट सेल्स हम देख सकते हैं बेल्स में भी। तो इस वजह से मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। दूसरी बात करें तो आरएम सीड की, आरएम सीड में तो मुझे बिकवाली की सलाह देखने को मिल सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में पहले जो चिंता थी कि वहां पे बारिश गिरने की वजह से क्रॉप डैमेज हो रही है, अभी स्लोली स्लोली अराइवल्स पिकअप हो रहा है, जिसके वजह से मार्केट आने वाले में दबाव देख सकते हैं। तो 5,350 के लेवल्स में आप सेलिंग करके 5,500 पे स्टॉप लॉस रख के आप 5,000 का टारगेट रख सकते हो। तो नियर टर्म के लिए आरएम सीड में सेलिंग करके और कॉटन में बाइंग करके चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हिमांशु जी, मेटल मार्केट में खास करके निकल के दाम आज बहुत ज्यादा गिरे हैं, क्या वजह है इसकी और आगे का आउटलुक आपका क्या है? मृत्युंजय जी देखिए, निकल की कीमतों में हमने पिछले एक साल में लगभग 80% तक के रैली आते हुए देखी। प्राइमरीली इस रैली का बड़ा कारण था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो डिमांड है उसके चलते निकल की डिमांड बढ़ते हुए नजर आई थी। और ये चिंताएं बाजार लेकर चल रहा था कि कहीं ना कहीं जो सप्लाई है, जो प्रोडक्शन है, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी और जो निकल का मार्केट है वो डेफिसिट में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में जो न्यूज़ फ्लो निकल कर आया, वहाँ से ये जो डेफिसिट की चिंताएं थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नजर आई। रशिया और चाइना की तरफ से जो माइन प्रोडक्शन है, जो सप्लाई है, वो वापस से बढ़ते हुए देखने को मिली। तो मुझे लगता है उसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस में अनवाइंडिंग आते हुए नजर आई और शार्प प्रॉफिट बुकिंग के चलते बहुत तेज गिरावट निकल के कीमतों में देखने को मिली है। अब अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग की बात की जाए मृत्युंजय जी, तो मेरा ऐसा मानना है कि 1150 1140 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जो कि यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है। मुझे लगता है कि बाजार एटलीस्ट उन लेवल्स को टेस्ट कर सकता है आज या कल तक के सेशन में। अगर यहाँ से फ्रेश पोजीशन की बात की जाए निखिल जी, तो मृत्युंजय जी, तो ऑलरेडी 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में एक भारी गिरावट देखने को मिली है। प्राइसेस अभी शॉर्ट टर्म में थोड़े से ओवरसोल्ड हैं।
तो यहाँ पर बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि कोई रिबाउंड अगर आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 1220 1230 के लेवल पे मिलता है तो वहां पर दोबारा से शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट किया जा सकता है। फिलहाल लोअर लेवल्स पर, ओवरसोल्ड लेवल्स पर शॉर्ट करने से बचें। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु जी आपका और सुनंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में इस वक्त क्या करना चाहिए। और आज से हम आपके लिए एक बेहद खास पेशकश शुरू करने जा रहे हैं। खास सीरीज का नाम है कमोडिटी की क्लास। जी हाँ, जी बिजनेस और एनसीडीएक्स आईपीएफ की इस खास सीरीज में हम आपको बताएंगे आसान भाषा में कि देश का एग्रीकल्चर कमोडिटी का मार्केट कितना बड़ा मार्केट है और कारोबार के लिहाज से इस मार्केट में कितनी संभावनाएं हैं, और यह भी कि इस मार्केट की ग्रोथ में देश के सबसे बड़े कमोडिटी एग्री कमोडिटी का एक्सचेंज एनसीडीएक्स का क्या रोल हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। और आज की ओपनिंग सीरीज में हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारतीय खेती की संभावनाओं से भरी वो चमकती तस्वीर जो हम सब के लिए जानना समझना बेहद जरूरी है। देखिए ये खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। देश में पारंपरिक खेती को लेकर रुझान ज्यादा होने से अब तक गेहूं और चावल के उत्पादन के मामले में सरप्लस की स्थिति में है। लेकिन अब समय बदल रहा है। सरकार और साथ ही किसानों का फोकस अलग अलग फसलों पर बढ़ता जा रहा है। नए कृषि उत्पादों के लिए बाजार खुल रहे हैं तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए विदेशों में प्रमोशन का काम भी किया जा रहा है। एनसीडीएक्स पर नए लॉन्च हुए एग्री प्रोडक्ट्स को बाजार का बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। सरकार अब अलग अलग फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। दलहन और तिलहन के साथ अलग अलग फसलों पर फोकस बढ़ गया है। यही नहीं, यील्ड बढ़ाने के लिए रिसर्च पर जोर बढ़ गया है। किसानों को ज्यादा जागरूक और सक्षम करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। किसानों की मदद के लिए बैंकिंग व्यवस्था को गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। किसानों को वित्तीय तौर पर सक्षम बनाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सुविधाएं शुरू कर दी गई है। यही नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, फर्टिलाइजर सब्सिडी जैसी योजनाओं को ग्राउंड तक पहुंचाने की कोशिश जोरों पर है। साथ ही वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज की सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए एफपीओज यानी किसान उत्पादक संगठन को बढ़ाने पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। देश में कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन की बड़ी भूमिका है और इसमें एग्री कमोडिटी का सबसे बड़ा एक्सचेंज एनसीडीएक्स ने शानदार पहल की है। वायदा बाजार का फायदा किसानों को पहुंचाने के लिए एनसीडीएक्स पर लगातार नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। एफपीओ से राय लेकर ऑप्शंस जैसे खास डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स लाए जा रहे हैं जो हार्वेस्ट के समय भाव में आने वाली कमी से किसानों को सुरक्षा देते हैं। एग्री वायदा में किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं। किसानों की उन्नति के लिए एग्री एक्सचेंज हर संभव कोशिश कर रहे हैं। एफपीओज छोटे बड़े किसानों का एक ग्रुप होता है जो खेती के हर मुद्दे पर किसानों की मदद कर सकते हैं। एफपीओज के जरिए किसानों को न सिर्फ अपनी उपज का बेहतर बाजार भाव मिलता है बल्कि खाद, बीज, दवाइयों और कृषि उपकरण आदि खरीदना आसान होता है। किसानों को खेती के लिए जरूरी तमाम सेवाएं सस्ती मिलती हैं और बिचौलियों से मुक्ति मिलती है। किसान अगर अकेले पैदावार बेचने जाता है तो मुनाफा बिचौलिए लेकर चले जाते हैं, लेकिन एफपीओज की मदद से किसान अपने उत्पादों के वाजिब भाव लेने के साथ हर सेवाओं के लिए मिलकर मोल भाव भी कर पाएंगे। यानी एफपीओज का विस्तार देश भर के किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। खेती को कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद और युवाओं के लिए आकर्षक बनाया जाए, इस दिशा में भी काम तेजी से चल रहा है। किसानों को कैसे अपने उत्पादों का बेहतर भाव मिले, प्राइस डिस्कवरी कैसे की जाए, इसमें कमोडिटी वायदा बाजार का रोल सबसे अहम हो जाता है। हाजिर और वायदा बाजार में बेहतर तालमेल के लिए एनसीडीएक्स की पहल सराहनीय है। कृषि उत्पादों की बेहतर प्राइस डिस्कवरी के लिए एनसीडीएक्स देश की तमाम बड़ी मंडियों और एफपीओज के साथ मिलकर काम कर रहा है। ग्राउंड लेवल के हालात, डिमांड और सप्लाई की स्थिति को देखते हुए प्राइस डिस्कवरी हो रही है और इसका फायदा किसानों तक पहुंच रहा है। हालांकि इस दिशा में और ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत है। इसके लिए जरूरी है कि एग्री कमोडिटी वायदा का दायरा बढ़ाया जाए। एग्री कमोडिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में संस्थागत निवेशकों की भागीदारी बढ़े ताकि एग्री कमोडिटी वायदा का दायरा बढ़ने के साथ इसका फायदा किसानों तक पहुंचे। जिस तेजी से काम हो रहा है, उम्मीद है आने वाले समय में निश्चित तौर पर
देश के कृषि क्षेत्र के लिए बेहद अच्छे दिन आने वाले हैं। तो आपने देखी ये रिपोर्ट कि किस तरह से भारतीय कृषि व्यवस्था की तस्वीर बदल रही है, और इस पर अब डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने एग्रीकल्चर एक्सपर्ट प्रेरणा देसाई जुड़ी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि बहुत सारी एग्री कमोडिटी में हम शॉर्टेज से सरप्लस में आ गए हैं, गेहूं में, चावल में। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि दलहन और तिलहन के मोर्चे पर अभी भी चिंता है। हालांकि यहाँ पर भी उत्पादन बढ़े हैं, लेकिन अभी भी जो हमारी खपत है उसके मुकाबले उत्पादन कम है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उत्पादन बढ़ाने को लेकर के क्या कुछ प्रयास करने की ज़रूरत है, कैसे ये हो सकता है? और चूंकि उत्पादन बढ़ना ही काफ़ी नहीं होगा, बाजार भी चाहिए, तो उस बाजार को और मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर का जो बड़ा एक्सचेंज है NCDX, उसकी क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, ये सच है कि 2016-17 में जब वेदर बहुत ही अच्छा था, तब से लेकर अभी तक हम लगातार जो है ज़्यादातर कमोडिटी में सरप्लस चल रहे हैं। और दलहन के मामले में ये और भी ज़्यादा सुखद रहा है कि ज़्यादातर जो हम इंपोर्ट करते थे, उसके चलते अब जो है हम अपनी खपत की ज़रूरत का जो दलहन जो है वो उत्पादन कर लेते हैं। हालांकि उड़द में अभी भी हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, पर चना है, तुअर है, जो मेन पल्सेस हैं अपने, मसूर हैं, ये सारे दलहन ऐसे हैं जिसमें अपना आया जो है वो अब लगभग खत्म के करीब हुआ है। तिलहन में इस तरह का नहीं हुआ है अभी तक। हालांकि जो पिछला साल जो गया, जिसमें से काफी उम्मीद जगी है, खास करके इंपोर्ट ड्यूटी हाई होने की वजह से यहाँ पर ऑयल सीड के दाम जो है, सोयाबीन कहें या मस्टर्ड कहें, सरसों कहें, ग्राउंडनट कहें, इन सब के भाव जो हैं इस साल बहुत अच्छे रहे हैं, और जिसके चलते इसकी उम्मीद बनती है कि किसान जो है वो तिलहन की तरफ भी आकर्षित होगा उसको उगाने के लिए। सरकार की तरफ से जो प्रोक्योरमेंट वगैरह की पॉलिसी रही है, उसने भी एक तरह का भरोसा दिलाया है। मगर जब तक अश्योर्ड एक परचेज की पॉलिसी नहीं बनती है, तब तक किसान जो है वो अनसर्टिनिटी में बना रहता है कि उसका माल बिकेगा। ठीक बात है जी। तो इसीलिए आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही मैम। मैं आपसे एक सवाल छोटा और पूछना चाहता हूं प्रेरणा जी, कि जो आपने कही कि किसानों को वाजिब भाव दिलाने को लेकर के काम तेज होना चाहिए, तो उसमें एफपीओज की भूमिका कितनी बड़ी आप देख रही हैं, और क्या आपको लगता है कि एफपीओज को मजबूत करने से किसानों को बहुत हद तक वाजिब और अच्छा भाव मिल पाएगा? मेरे ख्याल से एक अच्छी दिशा में ये पहल है। अकेला जब किसान होता है, खास करके हमारे यहाँ किसान बहुत छोटी जमीन को ओन करते हैं, बहुत मार्जिनलाइज्ड होते हैं, और अकेला आदमी कभी भी जो है वो कमजोर पड़ता है। मगर वही लोग अगर संगठन के माध्यम से एकत्रित होते हैं और अपनी व्यवस्था बनाते हैं, तो उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ता है, उनका रिस्क मिटिगेशन की अगर वो लोग पॉलिसी बनाना चाहे तो वो कर सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि एफपीओ जैसी जो चीज है, जिसमें एक तरह से किसान जुड़ जाते हैं, अपनी ताकत जोड़ लेते हैं, तो उनकी सारी ही कैपेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। ओके, बहुत शुक्रिया प्रेरणा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि एग्रीकल्चर मार्केट की तस्वीर किस तरह से बदल सकती है, कैसे किसानों को अच्छा भाव मिल सकता है, और उसमें एफपीओज की क्या भूमिका हो सकती है, और इन सब चीज़ों में जो हमारा एग्री कमोडिटी का सबसे बड़ा एक्सचेंज है NCDX, उसका क्या रोल हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।